फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो लास्ट वीडियो है। नो, ये बस लास्ट है क्योंकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मैंने बाद में देखा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। उसमें ये कि नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो वेज प्रेशर होता है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि PCWP mm ऑफ मर्करी के अंदर होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4 to 12, ठीक है। ये देख लें, ये जो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है उससे आगे जो पल्मोनरी कैपिलरीज, उनका जो प्रेशर होता है नॉर्मल वो 4 to 12 होता है, ठीक है। और क्या है कि इट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर, ठीक है। अब हमें पता है कि पल्मोनरी वेन्स किधर ओपन हो रही होती हैं, पल्मोनरी वेन्स आके खुलती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए PCWP जो है ना, इट इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर। एक बात। दूसरा, एक्सेप्ट इन माइट्रल स्टेनोसिस, अगर वहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस हुई भी होगी ना तब नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है PCWP जो होएगा उसका प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो है ना एंड डायस्टोलिक प्रेशर से। तो इस वजह से उसको आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। PCWP इज़ मेजर्ड विद पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर एंड दिस कैथेटर इज़ ऑल्सो बीइंग आस्क्ड कि भाई वो कौन सा कैथेटर होता है। स्वान गैंस कैथेटर उसका नाम होता है, ठीक है। फिर ये कुछ प्रेशर्स लिखे हुए हैं, ये आपको देखिए तो हार्ट के अंदर ये भी पूछे जाते हैं कि हमारे पास क्या होता है। एक तो ये मेन दो ही पूछे जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अयोटा जो आता है ना उसमें 120/80, तो हमें पता है नॉर्मल BP होता है हमारा। और जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ना वो उसमें जो है ना वो लेस होता है प्रेशर ना, तो वो 25/8 होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना प्रेशर होना चाहिए, 8 मिनिमम और मैक्सिमम 25 इन द पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑटो रेगुलेशन, दिस टॉपिक, राइट। उसमें क्या होता है कि हाउ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ परफ्यूजन प्रेशर्स। प्रेशर ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, लेकिन ब्लड फ्लो टू दैट ऑर्गन दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे हो के ना ब्लड फ्लो को कांस्टेंट वहाँ पे पहुँचाना यानी हार्ट को, ठीक है, वो उसको ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। उसमें डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास ऑर्गन्स के बारे में डिफरेंट बात की गई है। जैसे कि हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। अच्छा, लंग्स वो ऑर्गन है जिसमें जब भी हाइपोक्सिया होएगा ना यानी ऑक्सीजन कम होएगा तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि लंग्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। एक और बात, पल्मोनरी वैस्कुलेचर जो होता है हमारे पास लंग्स का, यानी कि दैट इज़ यूनिक इन दैट एल्वियोलर हाइपोक्सिया कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, अभी बताया, सो दैट ओनली वेल वेंटिलेटेड एरियाज आर परफ्यूज्ड। उसकी वजह भी बताई गई है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे इसलिए हो जाती है ताकि जो एरियाज वेल वेंटिलेटेड है ना, जहाँ पे तो काम ठीक चल रहा है, वो एटलीस्ट परफ्यूज रहें, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गन्स में क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन कम होता है वेजो डायलेशन होती है। ये याद रखना है रूल लंग्स का रूल है, हाइपोक्सिया कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। देन कम्स द हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होता है, अच्छा, जो हार्ट होता है उसके अंदर जो हमारी लोकल मेटा, क्योंकि उसको तो फटाफट से चीज़ चाहिए ना हार्ट को और ब्रेन को। जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो फटाफट से उसमें चेंजेस, ज़रा भी जो है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्ट और ब्रेन में क्या होता है, लोकल मेटाबोलाइट्स वहीं पे रिलीज़ होते हैं और फटाफट से उसको काम को ठीक कर देते हैं। तो हार्ट में कौन से लोकल मेटाबोलाइट्स वेजोडाइलेशन कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जैसी कमी होती है। लेकिन ब्रेन के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी pH। जाहिर सी बात है, pH कम होएगा, एसिडिटी वाला स्टेट हुई भी होगी, तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई भी होगी वहाँ पे, वहाँ से फ़ौरन ब्रेन में ना ऑटो रेगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन कम्स किडनी में हमारे पास हम पढ़ेंगे आगे जाके कि मायोजेनिक स्ट्रेच डिपेंडेंट रिस्पांस ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल होता है और एक ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है, यानी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना हमारे पास वो वहाँ पे जैसे ही कुछ गड़बड़ नजर आती है वो ग्लोमेरुलस के मैक्युला डेंसा वगैरह को जो है ना भेजते हैं सिग्नल के, फिर उसमें जो है ना वो ठीक किया जाए उसको। देन कम्स स्केलेटल मसल्स, हमारे उसमें भी लोकल मेटाबोलाइट एक्सरसाइज के दौरान वो काम कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो निमोनिक चौक CHALK, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आइंस, ये तो चलो ऐसे ही याद हो गए क्योंकि ये एसिडिटी से लिंक्ड है, और पोटाशियम भी एसिडिटी से लिंक्ड है क्योंकि जब भी हाइपरकैलेमिया होता है वो एसिडिटी कराता है। अच्छा, दूसरा सॉरी एसिडोसिस कराता है। उसके अलावा जो दो रह गया ना वो है एडिनोसिन और दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टेट भी लैक्टिक एसिड होता है। तो रेस्ट के ऊपर क्या हो रहा होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक टोन इन द आर्टरीज, कि स्केलेटल मसल्स बिल्कुल रेस्ट पे जब पड़े हैं तो सिम्पैथेटिक टोन उनका काम करेगी, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लोकल मेटाबोलाइट्स उनके अंदर ब्लड सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे। स्किन के अंदर क्या होता है, सिम्पैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इन केस ऑफ स्किन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंटली आस्क्ड MCQ के आपके पास स्किन में कैसे जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, वो सिम्पैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू रहता है। दिस इज़ द ओनली मैकेनिज्म, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद ये आखिरी बिल्कुल लास्ट छोटा सा टॉपिक है कि विच इज़ हाईएस्ट यील्ड टॉपिक, मतलब इतना पूछा जाता है, मैं भी इसमें कंफ्यूज करती थी, बट देन आई गेट टू नो कि इसको कैसे जो है ना सही से आसानी से तरीके से करना है। अच्छा, स्टार्लिंग फोर्सेज होती हैं डिफरेंट किस्म की। अच्छा, ये हमारे पास अब जैसे एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ना प्रोटीन्स पड़ी हैं ना अगर, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑनकोटिक प्रेशर करेंगी उसका मेंटेन, ठीक है।
अब होता क्या है कि एडीमा हमने पता होना चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, वो कैसे हो जाता है भाई। अगर इसके अंदर का प्रेशर यानी जिसको हम बीपी कहते हैं, कैपिलरी का प्रेशर अगर वो ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर के अंदर कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो तब आपके पास फ्लूइड बाहर की तरफ लीक करना शुरू कर जाता है। यहाँ पे ना मेम्ब्रेन की जो है ना परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और फ्लूइड बाहर की तरफ लीक करके एडीमा करा देता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हुआ, कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा हुई। अच्छा, इसके अलावा अंदर का ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ, कैपिलरी के अंदर का ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ यानी प्रोटीन के कम होने की वजह से। ठीक है, कब होता है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो पेशेंट के नेफ्रॉन्स में किडनीज़ के थ्रू प्रोटीन्स बाहर जा रहे होते हैं यूरिन में, तो प्रोटीन कम हो रही है, हाइपोप्रोटीनेमिक स्टेट है। दूसरा हमारा लिवर डिजीज़ जो होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़, उसमें क्या होता है जब आपके पास हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, ठीक है, उसमें एल्ब्यूमिन बन नहीं रही होती, सिंथेसिस नहीं हो रही होती, उसमें भी उसका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम होएगा ना तो भी बाहर की तरफ जाएगा, फ्लूइड और एडीमा कराएगा। ठीक है, और अंदर का कैपिलरी प्रेशर जब ज़्यादा होएगा, अब अगर अंदर का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है तो बाहर का तो ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होएगा तब एडीमा होएगा ना, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जब ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होएगा, ये बात यानी कि जब लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाएगी, बाहर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है ना, यानी कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाती है तब। तो यार ये इतना पूछा जाता है ना, ये जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज वाली बात, हार्ट फेलियर वाली बात, ठीक है, और ये इन्फेक्शंस, बर्न्स, टॉक्सिन्स तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो लिम्फ अगर आपके पास ब्लॉक हो जाती है ना, वहाँ पे दूसरे का ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे इसलिए एडीमा हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम हो जाना या फिर उनके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर का कम हो जाना, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, लिवर फेलियर है, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है। ठीक हो गया। एक ये एमसीक्यू था, सेफ्टी फैक्टर फॉर एडीमा क्या है, दैट इज 17 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दिस इज़ अ सेफ रेंज। ठीक है, उसके बाद एडीमा हो जाता होता है। ये छोटा सा टॉपिक था। अब फाइनली जो है ना वो फिजियोलॉजी एंड हो गई है, राइट। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ये पूरी जो सीरीज़ थी, दिस वाज फॉर पीपल हु वांट टू एस एनी काइंड ऑफ एग्जाम इन द वर्ल्ड, राइट। फर्स्ट एड इज़ द मस्ट टू डू। तो फर्स्ट एड में जो है ना उसके पढ़ने का तरीका भी ये है, इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी किस तरह जो है ना वो आपने आसानी होगी आपको पढ़ने के लिए इस बुक को। So this book is a Bible book for to crack any exam in this world, believe you me or not, okay। तो ये जो है वो इस तरह करके हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे सिस्टम पढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपने नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं, बिकॉज आई विल स्टार्ट विद एनी वन। ठीक है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर के बाद स्टार्ट किया जाए, तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट विद दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।